जय हिंद दोस्तों, भारतीय के इस समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं संदीप भारतीय भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात संदीप भारतीय के साथ। इसमें हम आपको जो समाचार दिखाएंगे वो राजनीति के होंगे, देश विदेश, खेल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और जो भी महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो हम आपको वो दिखाएंगे। तो ये निष्पक्ष संवाद है और आप भी अपने विचार रख सकते हैं। आपको कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव है आप वो सुझाव दे सकते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे का हो और भारत की उसमें बात हो। तो हम शुरुआत करते हैं जो ख़ास जो समाचार है, जो ख़ास खबरें हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पीएम मोदी का। जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं और यूएन में उनका 25 तारीख को संबोधन भी वो करेंगे। और अब वो अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहाँ जो टॉप के जो सीईओज़ हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और उसका थोड़ा सा मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। तो पीएम मोदी की अमेरिका की शीर्ष जो कंपनीज़ हैं, टॉप की जो कंपनीज़ हैं उनके सीईओ के संग वो बैठक करेंगे और कॉलकॉम के जो क्रिस्टियानो हैं उनसे वो 5G जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यानी कि आज के दिन अमेरिका की शीर्ष कंपनियों के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं, उनसे मुलाकात करी है। और इस बैठक में कॉलकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो आमोन भी शामिल थे। और आपको बता दें कि 5G जो तकनीक है और वो 5G तकनीक को सुरक्षित बनाने के लिए चिप दिग्गज क्रिस्टियानो आमोन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक है। तो बहुत सारे सीईओज़ के साथ वो बैठक करेंगे और भारत के बारे में चर्चा करेंगे, भारत के हित के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कंपनीज़ हैं ये भारत में कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकती हैं और भारत के लोगों को उससे कैसे मदद मिलेगी। तो ये वहाँ चर्चा करेंगे। फिर यूएन को संबोधन भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो और इनकी जो बाइडेन है, जो प्रधानमंत्री है अमेरिका के, उनसे पहली बार मुलाकात भी होगी। जब से राष्ट्रपति बने हैं अपने देश के जो बाइडेन, तो पहली बार आमने सामने बैठेंगे प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बात रखेंगे। और इसका हम आपको और अपडेट देंगे जैसे कि जो उनकी मुलाकात होंगी और जो अलग अलग सीईओज़ हैं। शांतनु नारायण जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट ऑफ एडोबी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनसे भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। तो जितनी जो विश्व की जो टॉप की कंपनीज़ हैं उनके सीईओ से मिलेंगे और भारत का रुख रखेंगे उस पर। तो एक ये खबर है और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप देख सकते हैं, या कोई राजनीतिक कोई चर्चा हो, चुनाव आ रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और एक और जो खबर अभी भी आई है कि अगले 10 दिनों में अभी बारिश की जो खबर है, अभी दिल्ली में तो हम जहाँ हैं अभी तो वहाँ बारिश शुरू हो गई है। तो 4 दिनों में जो अगले 4 दिन है झमाझम बारिश होगी। तो IMD ने अलर्ट एक जारी करा है और उसमें कहा गया है कि जो 10 राज्य हैं तो उनके नाम भी दिए गए हैं, तो इनमें बारिश होगी अगले 4 दिनों में। तो इसका मैं आपको अपडेट दे दूं। देश में इस साल मानसून समय सीमा से भी आगे आकर सक्रिय है और यही कारण है कि गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र के आसपास की नदियों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है और कई बड़े इलाकों को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। तो सितंबर के महीने में इतनी बारिश मैंने भी दिल्ली में नहीं देखी। तो अभी देखिए, अभी भी आप बारिश हो रही है, नहीं तो आमतौर पर इतनी बारिश होती नहीं है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अब पूर्वानुमान लगाया है कि यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कुल 10 राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिलेगी अगले 4 दिनों में। और मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कोलकाता में भी भारी बारिश देखने को मिल सकती है।
और अपने नए बुलेटिन में आईएमडी ने कहा है कि कम दबाव वर्तमान में दक्षिण पश्चिम झारखंड और छत्तीसगढ़ के उत्तर में चक्रवाती परिसंचरण के साथ बना हुआ है और अगले 24 घंटों के दौरान निम्न दबाव कमज़ोर हो सकता है। और अगले 3 दिनों में यह पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में आगे बढ़ने की उम्मीद है। और तो ये जो एक आंकड़ा है कि भाई बारिश हो सकती है अगले 4 दिनों में। दिल्ली में तो अभी बारिश हो रही है, मैं आपको बता दूं। और 24 सितंबर तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य प्रदेश में और 23 सितंबर तक महाराष्ट्र में, गोवा में, कोंकण और मराठवाड़ा में अलग अलग भारी वर्षाओं के साथ व्यापक रूप से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। तो एक ये अपडेट था बारिश का। और एक ये अपडेट आया है कि असम में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प हुई है। उसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जो पुलिसकर्मी थे वो घायल भी हुए हैं। तो असम के दर्राक जिले में 800 परिवारों के पुनर्निवास को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शन में हिंसा की वजह से कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ये झड़प तब हुई जब एक स्पेशल टीम अतिक्रमण हटवाने गई थी। दरअसल असम के दर्राक जिले में ढोलपुर गोरखुटी गांव में अतिक्रमण हटाने का व्यापक अभियान चलाया था, जिसमें 800 से ज़्यादा परिवार बेघर हो गए हैं। मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि असम इस वक्त राज्य प्रायोजित आग में जल रहा है। मैं अपने असम के भाई बहनों के साथ खड़ा हूं, ऐसा राहुल गांधी ने ट्वीट किया। और एक ये खबर थी। और इसके अलावा जो अगली खबर है, एक है बड़ी जो महत्वपूर्ण खबर है। जज उत्तम आनंद हिट एंड रन केस। आपको याद होगा कि एक जज थे और उनको ऑटो ने टक्कर मार दी थी कुछ समय पहले, तो उसकी जांच हुई थी, तो उसका नतीजा अब आ गया है। तो सीबीआई को वो जांच सौंप दी गई थी। तो सीबीआई ने बोला है कि जानबूझकर मारी गई थी टक्कर। आप वो वीडियो देख सकते हैं नेट पे। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो जज थे और अपना वो कार्य निष्ठा से कर रहे थे, तो उनका कहीं ना कहीं हत्या हुई है। और एक ऑटो से उनको, वो सुबह जब घूमने गए थे, उनको टक्कर मार दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। झारखंड के जिला जज की जुलाई में सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई थी। और अब इस मामले में सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। तो रांची की खबर है। झारखंड के जिला जज की जुलाई में सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई थी। अब इस मामले में सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने बताया कि सुबह की सैर पर उनको जानबूझकर मारा गया था। एजेंसी के ने कहा है कि अपराध स्थल का विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज की जांच और उपलब्ध फोरेंसिक सबूतों से पता चलता है कि जज उत्तम आनंद को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उन्हें मार डाला गया। उन्हें एक चोरी के ऑटो रिक्शा से टक्कर मारी गई जिसमें 2 लोग मौजूद थे। मतलब एक ऑटो रिक्शा को चुराया जाता है और उससे उनको टक्कर मार दी जाती है जज साहब को, और उनकी मृत्यु हो जाती है, जो सुबह सैर करने गए थे। झारखंड की ये खबर है। और सीबीआई झारखंड उच्च न्यायालय को पूछताछ पर अपडेट जानकारी प्रदान कर रही थी। एजेंसी ने कहा कि हत्या की जांच अंतिम चरण में है। सीबीआई ने कहा कि वह अब अपने मामले को पूरा करने के लिए उपलब्ध साक्ष्यों के साथ फोरेंसिक रिपोर्ट की पुष्टि कर रही है। तो वो और प्रूफ निकाल रही है। और पर ये साबित हो गया है कि जज को जानबूझ के मारा गया था। और आरोपी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अपराध के एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया था कि पहचान ड्राइवर लखन वर्मा और उनके सहायक राहुल वर्मा के रूप में हुई थी। वही तिपैया वाहन एक महिला के नाम पे दर्ज था। तो उन्होंने वो चोरी कर लिया था और ये आरोपी थे लखन वर्मा और सहायक राहुल वर्मा। और
जो जज साहब थे 49 वर्ष के थे। 49 वर्षीय उत्तम आनंद की 28 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा की टक्कर में मौत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह हिट एंड रन केस है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वाहन को जज की ओर जाते हुए दिखाया गया, क्योंकि वह सड़क पर एक साइड में टहल रहे थे। तो साइड से जा रहे थे जज साहब, एक ऑटो रिक्शा वाला जो बीच में चल रहा था वो जज साहब की साइड में आता है, उनको टक्कर मार के वो गिर जाते हैं और ये ऑटो रिक्शा वाला भाग जाता है। तो एक दिन में बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अब वो पता चला कि एक साजिश थी वो, और उनको मारा गया था। और जज को मारा इसलिए गया था, मैं आपको बता दूं, कुछ जैसे जो कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें खून से लथपथ पाया था जब टक्कर हुई थी, और अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह आनंद धनबाद में माफिया हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे। जो माफिया के जो हत्याओं के जो मामले थे उन पे ये जज साहब केस पे काम कर रहे थे। तो आनंद धनबाद में माफिया हत्याओं के कई मामलों को देख रहे थे। उन्होंने 2 गैंगस्टरों के जमानत अनुरोधों को खारिज कर दिया था। जमानत ली थी, मांगना चाह रहे थे जो गैंगस्टर, तो उनको इन्होंने खारिज कर दिया था। वह एक विधायक के करीबी से जुड़े एक हत्या के मामले में भी सुनवाई कर रहे थे। तो काफ़ी निष्ठा के साथ अपना काम करते थे जज साहब। उनको इन्होंने टक्कर मार दी और उनकी मृत्यु हो जाती है। 49 वर्ष के थे। तो ये खबर थी। और अगली जो खबर है वो पंजाब से है। पंजाब में काफ़ी दिलचस्प खबरें चल रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं। कोई भी मुद्दा हो जिसमें भारत की बात हो, हम उसका जिक्र करेंगे। अगली खबर है कि गहलोत की नसीहत पे कैप्टन बोले, हमारे पंजाब को छोड़ अपना राजस्थान संभाले। तो एक ये खबर कहीं ना कहीं आई थी कि पंजाब में आपको पता है कि अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो गहलोत ने, जो राजस्थान की जो सीएम है, उन्होंने अपने विचार प्रकट करे कि भाई कैप्टन साहब को कोई ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए पार्टी के खिलाफ। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब सीधे अब जो बात अपनी रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई पंजाब को छोड़ के अपने राजस्थान को संभालें। बहुत सारी दिक्कतें हैं राजस्थान में, तो वो उनको संभालें। इसका थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हाल ही में पंजाब सरकार में हुए उलटफेर के बाद अब यही दिख रहा है। पंजाब में सरकार का चेहरा बदलने के आला कमान के फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दी गई नसीहत अब उनके खिलाफ हो गई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब दिया है। अमरिंदर सिंह ने गहलोत को पंजाब की बजाय राजस्थान पर ध्यान देने की सलाह दी है। पंजाब में उलटफेर के बाद सीएम गहलोत ने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। तो ऐसा गहलोत साहब ने कहा था, जो मुख्यमंत्री है राजस्थान की। तो उन्होंने कहा कि भाई कैप्टन अमरिंदर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। तो कांग्रेस अध्यक्ष कई नेताओं की नाराज़गी मोल लेकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहलोत की नसीहत के बारे में पूछे गए सवाल पे एक टीवी चैनल से बातचीत की और वहाँ उन्होंने बताया कि वो अपना राजस्थान संभालें। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मुख्यमंत्री जो गहलोत जी हैं राजस्थान की, जो कांग्रेस की सरकार है जहाँ, तो वो अपना राजस्थान संभाले, हमारे पंजाब को छोड़े। उन्हें पंजाब को छोड़कर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसे देखना चाहिए। अशोक जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कहते हैं कैप्टन साहब। अशोक जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। चुनाव में जिस कमेटी ने टिकट दिए वे उसके चेयरमैन थे। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों को देखना चाहिए। यानी कि राजस्थान की जो परेशानियां हैं उनको देखना चाहिए। उनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे सामने राजस्थान में समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ में दिक्कतें हैं। 3 तो स्टेट रह गए हैं कांग्रेस के पास, ऐसा कैप्टन साहब कह रहे हैं। आप पंजाब खराब कर ही रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब तो खराब कर ही रहे हो, कैप्टन साहब कह रहे हैं। तो 3 स्टेट रह गए, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो ये जो स्टेट जिनकी बात कर रहे हैं वो पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जो अशोक गहलोत जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कैप्टन साहब ने खुद कहा
कि पार्टी ने उन्हें 9.5 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखा है। उन्होंने अपनी सर्वोच्च क्षमता के अनुरूप कार्य कर पंजाब की जनता की सेवा की है। गहलोत ने कहा था कि हाईकमान के कई बार विधायकों और आमजन से मिले फीडबैक के आधार पर पार्टी हित में निर्णय करने पड़ते हैं। मेरी व्यक्तिगत भी मानना है कि कांग्रेस अध्यक्ष कई नेता जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में होते हैं, उनकी नाराज़गी मोल लेकर ही मुख्यमंत्री का चयन करते हैं और मुख्यमंत्री को बदलते वक्त पुराने मुख्यमंत्री हाईकमान के फैसले को गलत ठहराने लग जाते हैं। ऐसा राजस्थान के जो सीएम कह रहे हैं। ऐसे क्षणों में अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। कैप्टन साहब पार्टी को के सम्मानित नेता हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी पार्टी का हित आगे रखकर ही कार्य करेंगे। ऐसी नसीहत कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब राजस्थान की जो सीएम है गहलोत साहब, उन्होंने दी थी। अब ये एक खबर है और एक और जो इसी पंजाब के मामले में जो खबर है उनको वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाया है कि कांग्रेस में गुस्सा करने वालों के लिए स्थान नहीं है, तो क्या अपमान करने वालों के लिए जगह है? तो ये बात उन्होंने इसलिए कही कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को पार्टी के अंदर अपने अपमान का जिक्र किया और पूछा कि अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। पंजाब के पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कि दिल्ली में बृहस्पतिवार को की गई टिप्पणी का जवाब दे रहे थे, जिसमें श्रीनेत ने कहा था कि पार्टी के अंदर गुस्सा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो सुप्रिया जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी के अंदर गुस्सा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा बोला था। तो कहीं ना कहीं एक ये हिंट दे रहे हैं कि भाई अब कैप्टन साहब के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर वो ऐसे ही हाईकमान के खिलाफ बोलते रहेंगे, हाईकमान यानी कि जो राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी हैं, उनके लिए कहा था कैप्टन ने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि अनुभवहीन है, उनको बरगलाया गया है, तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री पद से हटाऊं। तो इस पे सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अंदर गुस्सा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस पे फिर अब कैप्टन साहब ने बोला है कि गुरुवार ये कि अगर गुस्सा करने वालों के लिए जगह नहीं है तो अपमान करने वालों के लिए जगह है, ऐसा उन्होंने बोला है। अमरिंदर सिंह द्वारा बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा को कथित तौर पर अनुभवहीन बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रीनेत ने यह बात कही थी। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तनातनी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिंह ने बुधवार को यह टिप्पणी की थी। और इस पे जो सुप्रिया श्रीनेत ने जो कहा कि भाई जो पार्टी के खिलाफ जो गुस्सा करेंगे, जो अपना क्या कहते हैं हाईकमान के अगेंस्ट बोलेंगे, उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि हाँ, राजनीति में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन क्या कांग्रेस जैसे इतनी पुरानी पार्टी में अपमान और परेशान किए जाने के लिए जगह है? अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रविन ठुकराल के एक ट्वीट के मुताबिक अगर मुझ जैसे वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो मुझे आश्चर्य नहीं कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा, ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है। और इस्तीफा देने के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वह अपमानित महसूस कर रहे थे। गांधी भाई बहन को अनुभवहीन कहने के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। सिंह ने सिद्धू को राष्ट्र विरोधी और खतरनाक बताया था। तो कैप्टन साहब ने कहीं कहीं कहा था कि भाई सिद्धू देश के खिलाफ है और जो भी जहाँ से खड़े होंगे तो उसके खिलाफ हम एक मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा कहा था कैप्टन साहब ने। तो ये खबर थी। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि जो भारत ने किया वैसा तो किसी ने नहीं किया होगा। तो एक ये और है तो जिसमें मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की तारीफ करी है, मैं आपको सुना देता हूँ।
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा के तौर पर 50,000 रुपये देने के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज हम बहुत खुश हैं और भारत ने जो किया है ऐसा किसी अन्य देश ने नहीं किया होगा। तो आपको बता दूं कि भारत ने ये कहा था कि भाई जो कोरोना के समय जिस परिवार से किसी की जान गई है तो 50,000 रुपये उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने खुशी जाहिर करी है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर विचार किया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 4 अक्टूबर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज हम काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि जिन लोगों ने महामारी की पीड़ा झेली है यह फैसला उनके आंसुओं को पोंछने का वाला है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हम नुकसान की पूरी भरपाई नहीं कर सकते लेकिन पीड़ित लोगों के लिए कुछ तो कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। और आयुष्मान योजना को लेकर पीएम मोदी बोले हैं कि देश को अच्छी और किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं देने को प्रतिबद्ध है सरकार, ये खबर है। और एक ये जो खबर है कि वेस्ट बंगाल में जो बाई इलेक्शन है, जो 3 जगह बाई इलेक्शन है, बीजेपी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर की अपील कि बुर्का पहन मतदान केंद्रों में प्रवेश पर लगाया जाए रोक, कि बुर्का पहन के आप मतदान नहीं कर सकते, ऐसी अपील करी है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग से। और पश्चिम बंगाल में की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में बीजेपी ने बुर्का पहने मतदाता सहित किसी भी शख्स को मतदान केंद्र में प्रवेश की अनुमति ना देने की अपील करी है। और दरअसल भाजपा का मानना है कि बुर्का पहनकर मतदान केंद्र में जाने की अनुमति होने से उपचुनाव में फर्जी वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इस विषय में विचार करना बेहद ज़रूरी है। यही वजह है कि भाजपा ने मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बुर्का पहनकर मतदान केंद्र में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग करी है। और गौरतलब है कि 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। ये उपचुनाव शमशेरगंज, भवानीपुर और जंगीपुर में है। भवानीपुर में सीएम ममता बनर्जी जो चुनाव में खड़ी होंगे और बीजेपी ने उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है, जो एक वकील हैं। उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेजी से चल रहे हैं। तो ऐसा भाजपा का मानना है कि बुर्का पहन के वोट ना किया जाए, इसमें धांधली की उन्होंने आशंका जताई है। तो ये कुछ खास खबरें थी। तो मैं और आपको खबरें सुनाना चाहता हूँ। आप भी अपने विचार रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। तमिलनाडु में के 5 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तो तमिलनाडु में जो लोग हैं उनके लिए जो जैसे बताया कि बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के 5 जिलों कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम और कुडालोर में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। ये 5 वो ज़िले हैं। और एक खबर है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में निकालेगी रोजगार गारंटी यात्रा। तो एक यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम रोजगार की गारंटी देते हैं कि हम आपको रोजगार प्रोवाइड करेंगे। तो उत्तराखंड में जैसे आपको पता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उसी के लिए ये था। तो सभी 70 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में। और पहले चरण में 9 विधानसभाओं में निकालेगी यात्रा और हर विधानसभा में जाएगी। कर्नल कोठियाल हैं, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है आम आदमी पार्टी ने। और लोगों से तो इसका थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि देहरादून में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। पहले चरण में 9 विधानसभाओं में यात्रा निकालेगी।
आम आदमी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रोजगार गारंटी योजना को प्रदेश के युवाओं सहित जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिलने के बाद अब आपके वरिष्ठ नेता और सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल रोजगार गारंटी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। रोजगार गारंटी यात्रा यानी कि रोजगार सभी को गारंटी दे रहे हैं उसकी, ये ऐसा कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो सभी 70 विधानसभाओं में 70 दिन आयोजित की जाएगी ताकि प्रदेश के हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी द्वारा की गई घोषणा सही जानकारी उसके साथ पहुंच सके। तो उत्तराखंड में रोजगार की गारंटी दे रही है आम आदमी पार्टी और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वहाँ चुनाव जीते और आम आदमी पार्टी की सरकार आए उसमें। और ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें मैं आपको बताना चाहूँगा। तालिबान के यूएनजीए में भाग लेने की संभावना नहीं। अपदस्थ सरकार के राजनयिक अब भी पद पर काबिज। तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो वहाँ तालिबान में जो सरकार बनी है तो वो चाहते हैं कि हमारे भी रिप्रेजेंटेशन उसमें हो, तो उसके लिए अभी मना कर दिया गया है। तो अभी जो तालिबान में आपने सरकार बनी है तो उसमें आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम भी भारत की पूरी दुनिया में अपना संदेश रखें। लेकिन आप एक बात बताइए, जो आतंकवादी हैं उनका वो क्या संदेश क्या रखेंगे और क्या मैसेज जाएगा? तो कहीं ना कहीं जो तालिबान में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और जो महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके हिसाब से महिलाओं पे वो जो जुल्म कर रहे हैं और वो कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, उनको ऐसा मानते हैं, कोड़े मारते हैं उनको और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, तो जो बहुत ही शर्मनाक है। और बाकी जो पुराने अधिकारियों को ढूंढ रहे हैं जो अमेरिका के साथ थे उनको गोलियां मार रहे हैं। तो जो तालिबान में हो रहा है, हमारी भारतीय टीवी की टीम भी उसकी कड़ी आलोचना करती है और सभी जो महाशक्तियों को इसकी खबर लेनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, सबको मिलके। हमारा तो ये मानना है कि इस जो तालिबान सरकार है इसको उखाड़ फेंकना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ तालिबान के लिए नहीं, ये आगे जाके पूरी दुनिया के लिए ये नुकसानदायक साबित होगी। तो लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सारी महाशक्तियाँ इसमें चुप है इस मुद्दे पे, पता नहीं क्यों। ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर सारी जो जितने भी जो ये पावर हाउस जो नेशन है, जो महान अपने आप को शक्ति बताते हैं, अगर वो मिल जाए तो तालिबान अकेला क्या कर लेगा? वहाँ जो कानूनों का हनन हो रहा है, जो आम आदमी को जो सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही हैं उनको, और खासकर महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, बहुत ही शर्मनाक है। और अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है जो अमेरिका में हो रही है, जिसमें सभी नेता होंगे, उसमें हमें अपना रिप्रेजेंट करना है। तो कितना शर्मनाक है। आतंकवादी, इनकी जो सरकार है उसमें आतंकवादी भरे हुए हैं। आतंकवादी अगर एक महासभा में, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संबोधन करेगा तो क्या मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा? तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो इसको अभी मना कर दिया गया कि भाई आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्होंने एक अपील करी थी कि भाई हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, और जो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश मंत्री अगले हफ्ते भारत आएंगे और बहुत सारी जो खबरें हैं, तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और विश्व बैंक कोविड की लड़ाई के लिए श्रीलंका को $10 करोड़ देने को सहमत हो गया है। तो विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, तो उन्होंने श्रीलंका में जो कोविड महामारी से जो हाल है उस पर $10 करोड़ देने की उन्होंने सहमति कर दी है। और विश्व बैंक कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए श्रीलंका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए $10 करोड़ का ऋण लोन देते हैं, देने पर सहमत हो गया है। एक ही ऐसी खबर है। और नाइजीरिया में हैजा से 329 लोगों की मौत हो गई है, हैजा से नाइजीरिया में।
और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा गठबंधन में भारत या जापान को जोड़ने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है, एक ये खबर है। तो उम्मीद थी कि इसमें भारत को जोड़ा जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा गठबंधन में भारतीय अमेरिका जापान को जोड़ने से अमेरिका ने, उसमें अभी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, तो उसमें भारत को जोड़ने से मना कर दिया है अमेरिका ने। और जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन जो अमेरिका में वहाँ पहुँच गए हैं। बारिश में भीगे भारतीयों ने किया, उनका स्वागत किया है मोदी जी जब अमेरिका पहुँचे हैं। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, तो आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये देश विदेश की खबरें हम आपको बता रहे हैं। खेल की मैं आपको कुछ खबरें बता देता हूँ। जो खेल में जो खबरें हैं उसमें मुख्य तौर पर आपने जो कल दिल्ली का IPL का मुकाबला था, तो दिल्ली अपना मुकाबला कल 8 विकेट से जीत गई है, जो दिल्ली का कल मुकाबला था। और उसका मैं आपको डिटेल थोड़ा सा अगर आप को मैं बता देता हूँ कि कल क्या चल रहा है अभी IPL में अभी जो मैच चल रहा है वो मुंबई इंडियंस और KKR कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में चल रहा है। तो 155 पे 6 विकेट गिरे हैं 20 ओवर में। तो 156 का टारगेट दिया है मुंबई इंडियंस ने। रोहित शर्मा ने 33 रन बनाए, डीकॉक जो विकेट कीपर 55 रन बनाए, सूर्य कुमार यादव ने 5 रन, ईशान किशन ने 14, पोलार्ड ने 21 रन, करुणाल पांड्या ने 12, सौरभ तिवारी ने 5 और 5 रन बनाए हैं। और जो विकेट मिले हैं लोकी फर्ग्यूसन को 2 विकेट मिले हैं और प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले हैं और सुनील नारायण जो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर हैं उनको 1 विकेट मिला है। तो 155 का टारगेट दिया है मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को, जो भी IPL का मुकाबला चल रहा है। और एक जो कल जो मुकाबला था दिल्ली का और हैदराबाद का, तो दिल्ली ने हैदराबाद ने 134 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में। दिल्ली की टीम ने 17.5 ओवर में 139 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना दिए थे और दिल्ली ने कल मुकाबला जीत लिया था। और जो अन्य मुकाबले हैं उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूं, जो इंटरनेशनल मैच चल रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की जो महिलाओं की टीम है उसका और न्यूजीलैंड की महिलाओं की टीम का मैच चल रहा है। तो न्यूजीलैंड की महिलाओं की टीम ने 244 रन बनाए हैं 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में, और इंग्लैंड की महिलाओं की टीम ने 24 रन बनाए हैं बिना कोई विकेट के 4 ओवर्स में। और आपके कोई और भी सवाल हो, कुछ सुझाव हो आप तो आप रख सकते हैं। प्रियांशु चौधरी जी कह रहे हैं जय श्री राम। प्रियांशु जी आप अपने सुझाव रख सकते हैं या आपको खबर कोई आपको चाहिए तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। ये खेल की खबरें मैंने आपको कुछ बताई। अब जो अन्य खबरें थी मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। उसमें अगली खबर है कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा उड़ीसा। तो जो उड़ीसा की टीम है, उड़ीसा का टीम है वो जो पुरुष हॉकी की जो टीम, पुरुष जो जूनियर हॉकी विश्व कप है उसकी मेज़बानी करेगा उड़ीसा। उड़ीसा हॉकी को बड़ा समर्थन करता है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा कि उड़ीसा ने जो महिलाओं की हॉकी टीम थी और जो पुरुष की हॉकी टीम थी ओलंपिक में, तो उसका काफ़ी समर्थन किया था और चौथे स्थान पे रही थी हमारी जो महिलाओं की हॉकी टीम, और जो पुरुषों की हॉकी टीम थी वो तीसरे स्थान पे रही थी ओलंपिक्स में और ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। तो पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा उड़ीसा। और ये कुछ खबरें थी। बॉलीवुड की खबर मैं आपको बताना चाहूँगा। शाहरुख खान जल्द ही शूट करेंगे राजकुमार हिरानी की एक कॉमेडी फिल्म शूट करेंगे शाहरुख खान, और बड़ी जल्दी ये शूट करने वाले हैं, एक ये खबर है। और एक जो पिक्चर है आफ्टर लाइफ वो भारत में 19 नवंबर को रिलीज़ होगी। 19 नवंबर को गोस्ट बस्टर्स आफ्टर लाइफ की जो फिल्म है, तो 19 नवंबर 2021 को वो भारत में रिलीज़ होगी। ये कुछ खबरें हैं। और
आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और एक और जो ख़ास खबर है बॉलीवुड की, शामक दावर है जो डांस सिखाते हैं और वो मशहूर कोरियोग्राफर हैं शामक दावर, उनकी माताजी जो 99 वर्ष की थी, उनका निधन हो गया है। तो भारतीय की टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। और जो अंतिम मैं खबर आपको बताऊंगा एंटरटेनमेंट की या मनोरंजन की, वो है कि मनोज मुंतशिर, उन पे लगा है कि जो उनका गाना है तेरी मिट्टी, बहुत ही शानदार गाना है। तो उस पर काफ़ी विवाद हुआ था पहले भी, बहुत ही सुना जाने वाला गाना है, आर्मी में भी ये सॉन्ग बजता है। तो उस पर आरोप लगाया गया कि भाई ये गाना इन्होंने चुराया है। तो ये इनका आरोप था। तो इन्होंने बोल दिया कि अगर मैंने ये गाना चुराया होगा तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा है कि साबित कर दो आप, मैं लिखना छोड़ दूंगा अगर तेरी मिट्टी सॉन्ग मैंने अगर चुराया है। मनोज मुंतशिर ने ये कहा है। तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको बता दें कि मनोज मुंतशिर पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म केसरी का सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी चुराने का आरोप लगा है। और दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है कि गीतकार मनोज मुंतशिर ने साल 2005 में रिलीज़ हुए पाकिस्तानी गाने के बोल चोरी करके तेरी मिट्टी गाना बनाया है। हालांकि अब मनोज मुंतशिर पर यह आरोप लगा है तो उन्होंने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और आरोपों का खंडन भी किया है। मनोज मुंतशिर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि अगर कोई ये बात साबित कर देता है कि तेरी मिट्टी गाना कहीं से चोरी किया गया है तो वो लिखना छोड़ देंगे। एक खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोग इस वीडियो को देखकर उन पर यह आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे केवल इतना कहना चाहूँगा कि वो इस वीडियो की अपलोडिंग डेट देख ले। यह गाना केसरी रिलीज़ होने के बाद अपलोड किया गया है। लोगों का कहना है कि ये एक पाकिस्तानी गाना है। उन्होंने कहा कि वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि सिंगर भारतीय लग रहा है और कि लोग सिंगर को कॉल करके एक बार अगर आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि जो गाना अपलोड किया गया है तो कह रहे हैं कि लोग सिंगर को कॉल करके खुद गाने की सच्चाई के बारे में जानकारी ले लें। बता दें कि फिल्म केसरी का ये सुपरहिट गाना है जिसको लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और अगर बात करें फिल्म केसरी की तो इसमें अक्षय कुमार और परिणीति चोपड़ा मुख्य किरदार में नजर आए थे। और जगत प्रदेशी भाई का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो जगत प्रदेशी भाई। तो बहुत ही बेहतरीन ये कलाकार है और हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं वहाँ पे। और आपको शुभकामनाएं जगत जी। और ये एक खबर थी कि मनोज मुंतशिर ने कह दिया कि भाई अगर मेरी ये गाना तेरी मिट्टी मैंने चुराया है तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, आप इसको साबित करके दिखा दें। तो ये गाना है। तो कहीं ना कहीं इस पर पहले भी विवाद हुआ था इस गाने पे तेरी मिट्टी पे कि इस गाने को जो नेशनल अवार्ड था वो नहीं मिला था। तो मनोज मुंतशिर ने कहा था कि अगर इस गाने को अवार्ड नहीं मिल सकता तो मैं 20 साल में भी इससे बेहतर गाना नहीं लिख सकता। तो ये कहने की गलत था और हमें भी लगता है कि बहुत ही बेहतरीन गाना था, इसको अवार्ड मिलना चाहिए था। हर जगह ये गाना आपको बजता हुआ दिखेगा, जहाँ भी देशभक्ति की बात होती है तेरी मिट्टी गाना आपको सुनाई देता है। तो ये कुछ खबरें थी एंटरटेनमेंट की। इससे पहले हमने आपको खेल की, देश विदेश की और भारत की खबरें आपको सुनाई। तो आपके कुछ सुझाव तो आप रख सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत टीवी की टीम की तरफ से जगत प्रदेशी भाई साहब कह रहे शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया जगत जी, और आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो भारत की बात संदीप भारती के साथ के इस समाचार के कार्यक्रम में आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोग खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए आप अच्छे कार्य करते रहें, मानवता के लिए अच्छे कार्य करते रहें, ऐसा हम आपको कहना चाहते हैं। अच्छा, जो जगत प्रदेशी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई साहब वो पाकिस्तानी नहीं भारतीय है गायिका। तो ये भी यही बात कह रहे हैं कि जो आरोप लगाया जा रहा है मनोज मुंतशिर पे कि भाई ये 2005 में एक पाकिस्तानी कोई पिक्चर थी या एल्बम थी, उसका गाना था ये, तो ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भारतीय गायिका है। और जैसे कि मनोज मुंतशिर ने कहा था कि मेरे गाने केसरी के आने के बाद वो गाना गाया गया है, अगर आप अपलोड करके देखेंगे तो। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चैनल ने केवल अपलोड किया है, तो पाकिस्तानी चैनल ने उसको अपलोड कर दिया था, लेकिन वो
जो सिंगर हैं वो भारतीय हैं, ऐसा जगत जी कह रहे हैं। और ये अच्छा ज्ञान रखते हैं गानों का जगत जी। और तो ये एक बात है। और तो मनोज मुंशी ने भी ये जो इस बात को कहा है, तो आगे भी अगर इसमें जो अपडेट होगा हम आपको सबको बताएंगे। तो इसका ये डिटेल देने के लिए जगत परदेसी भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भारत की बात संदीप भारती के साथ का ये प्रोग्राम का भी अंत होता है, और आगे भी हम ये प्रोग्राम करेंगे ताकि आपको वो खबरें दिखा सके, सुना सकें, जो समाचार आपको सुना सकें जो देश के हित में हैं, जो भारत के हित में है, चाहे वो खेल की हो खबरें, चाहे राजनीति की हो, और टेक्नोलॉजी की हो, एंटरटेनमेंट की हो, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम देखना चाहिए ताकि आपको पूरा दिन का पता चल जाए कि आज दिन में हुआ क्या और देश में क्या घटना घटित हुई। और आपको परिवार के साथ ये ज़रूर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ताकि आपको भारतवर्ष की का क्या ज्ञान हो सके, नॉलेज मिल सके। आप सभी का ऐसे सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से भारत टीवी की टीम की तरफ से मैं संदीप भारती आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।